नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल में। आज हम लोगों ने यहाँ पर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप लोग लॉसेस इन ट्रांसफार्मर वाले वीडियो को सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्लेलिस्ट से पूरा देखें, जहाँ पर आप लोग सीख पाएंगे या समझ पाएंगे कि ट्रांसफार्मर में जनरली कितने टाइप के लॉसेस होते हैं और ट्रांसफार्मर के लॉसेस कितने टाइप के होते हैं और ट्रांसफार्मर के लॉसेस में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिनके लिए कौन कौन से फॉर्मूले को यूज किया जाता है और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, जिसके कारण हम लोग समझ पाएंगे कि इस दिए हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। और साथ ही साथ आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे YouTube पर इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो आइए सॉल्व करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, जो कि इस प्रकार से है। इन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर द एडी करंट लॉस इज 200 watt which is half of total core loss if both the thickness of lamination and frequency are increased by 10%. determine the new core loss of transformer. अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे देख पाएंगे कि हम लोगों को एडी करंट लॉस का वैल्यू कितना दिया गया है 200, जो कि टोटल कोर लॉस या ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस के वैल्यू का हाफ वैल्यू है। तो हम लोग इस वैल्यू के हेल्प से ट्रांसफार्मर के हिस्टेरिसिस लॉस के वैल्यू को भी कैलकुलेट करेंगे और हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे ट्रांसफार्मर के नए कोर लॉस के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, जिसके लिए हम लोगों को यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया गया है, जो कि इस प्रकार से है। जब हम लोग ट्रांसफार्मर के सप्लाई फ्रीक्वेंसी और थिकनेस ऑफ लेमिनेशन को 10% इंक्रीज कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, तो ट्रांसफार्मर के नए कोर लॉस या आयरन लॉस का वैल्यू क्या होगा। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के गिवन वैल्यू है उनको एक जगह पर लिख लेंगे, जो कि इस प्रकार से है। अब हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे ट्रांसफार्मर के पहले कंडीशन के लिए एडी करंट लॉस का वैल्यू कितना दिया गया है, तो लिख पाएंगे एडी करंट लॉस PE1, जिसका वैल्यू हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे कितना दिया गया है 200 वॉट। अब हम लोग यहाँ पर आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग या उसका यूज करके ट्रांसफार्मर के हिस्टेरिसिस लॉस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे पहले कंडीशन के लिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस या कोर लॉस ट्रांसफार्मर के हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस के लिए क्या रिलेशनशिप लिख पाएंगे, तो लिखेंगे ट्रांसफार्मर आयरन लॉस या कोर लॉस इज इक्वल टू ट्रांसफार्मर एडी करंट लॉस प्लस ट्रांसफार्मर हिस्टेरिसिस लॉस। तो पहले कंडीशन के लिए यहां पर हम लोगों ने सबस्क्रिप्ट 1 को यूज किया है। तो अब हम लोग इस रिलेशनशिप पर वैल्यू पुट करेंगे। तो अब हम लोग यहां पर आगे एडी करंट लॉस PE1 के जगह कितना लिखेंगे 200, और हम लोगों को इस रिलेशनशिप पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो हिस्टेरिसिस लॉस है वो आयरन लॉस के वैल्यू का हाफ वैल्यू है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर आयरन लॉस के वैल्यू को कितना ले पाएंगे 400 वॉट। यहाँ पर हम लोग PI के जगह कितना लिख पाएंगे 400 वॉट, और इस PH1 को वैसा का वैसा ही लिखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे इस रिलेशनशिप से PH1, जो कि पहले कंडीशन के लिए ट्रांसफार्मर का हिस्टेरिसिस लॉस है, तो हम लोगों को PH1 का वैल्यू कितना मिलेगा, तो लिख पाएंगे PH1 इज इक्वल टू 200 वॉट। तो यहां पर हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के पहले कंडीशन के लिए हिस्टेरिसिस लॉस PH1 के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए टोटल आयरन लॉस 400 से पहले कंडीशन के एडी करंट लॉस के वैल्यू जो कि 200 है उसको माइनस किया है, जिसके कारण से हम लोगों को पहले कंडीशन पर हिस्टेरिसिस लॉस का वैल्यू कितना मिला है 200। अब हम लोग यहाँ पर आगे हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस के फॉर्मूले को देखेंगे कि वह किस प्रकार से सप्लाई फ्रीक्वेंसी और थिकनेस ऑफ लेमिनेशन से किस प्रकार से रिलेट होते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग पहले देखेंगे हिस्टेरिसिस लॉस के फॉर्मूले को, जो कि इस प्रकार से है। तो लिख पाएंगे हिस्टेरिसिस लॉस PH इज इक्वल टू KH
वी एफ बी एम टू दी पावर 1.6। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि इस हिस्टेरिसिस लॉस के फॉर्मूले पर यह जो हिस्टेरिसिस लॉस है वो कौन कौन से टर्म पे किस प्रकार से डिपेंड करता है, जहां पर के एच क्या है, हिस्टेरिसिस लॉस कांस्टेंट, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ आयरन कोर मटेरियल, एफ क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और बी एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि जो ट्रांसफार्मर का हिस्टेरिसिस लॉस है वह सिर्फ सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करता है, इसका थिकनेस ऑफ लेमिनेशन पर कोई भी डिपेंडेंस नहीं होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे ट्रांसफार्मर हिस्टेरिसिस लॉस पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ। अब हम लोग यहाँ पर आगे ठीक इसी प्रकार से ट्रांसफार्मर के एडी करंट लॉस के फॉर्मूले को देखेंगे, जो कि इस प्रकार से है। तो यहां पर हम लोग लिख पाएंगे एडी करंट लॉस पीई इज इक्वल टू के ई वी एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बी एम स्क्वायर। अब हम लोग यहां पर आगे इस एडी करंट लॉस के फॉर्मूले से समझेंगे कि कौन से टर्म को क्या कहा जाता है और इसका एडी करंट लॉस पे किस प्रकार से रिलेशनशिप होता है। तो जहां पर के ई को क्या कहा जाता है, एडी करंट लॉस कांस्टेंट, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ आयरन कोर मटेरियल, एफ क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, टी क्या है, थिकनेस ऑफ मटेरियल, और बी एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर का एडी करंट लॉस है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी और थिकनेस ऑफ लेमिनेशन पे दोनों पे डिपेंड करता है। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एडी करंट लॉस के डिपेंडेंस को किस प्रकार से लिख पाएंगे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ स्क्वायर इंटू थिकनेस ऑफ लेमिनेशन टी स्क्वायर। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों कंडीशन पर सप्लाई फ्रीक्वेंसी और थिकनेस ऑफ लेमिनेशन के वैल्यू को किस प्रकार से ले पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसफार्मर के पहले कंडीशन के लिए सप्लाई फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को कितना एज्यूम कर लेते हैं, 100। तो लिख पाएंगे कि पहले कंडीशन पर हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के सप्लाई फ्रीक्वेंसी F1 के वैल्यू को 100 लिया है और थिकनेस ऑफ लेमिनेशन को भी हम लोग यहाँ पर कितना ले पाएंगे, 100। तो लिखेंगे T1 इज इक्वल टू 100। और जब हम लोग इस सप्लाई फ्रीक्वेंसी और थिकनेस ऑफ लेमिनेशन को 10% इंक्रीज कर देंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी F2 का वैल्यू 10% इंक्रीज होने के कारण कितना ले पाएंगे, 110। और थिकनेस ऑफ लेमिनेशन को भी हम लोग सेकंड केस के लिए कितना ले पाएंगे, 10% इंक्रीज होने के कारण थिकनेस ऑफ लेमिनेशन को हम लोग कितना ले पाएंगे, 110। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे ट्रांसफार्मर के हिस्टेरिसिस लॉस के इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पाएंगे, जो हिस्टेरिसिस लॉस है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस रिलेशनशिप का यूज करके यहाँ पर हम लोग क्या लिख पाएंगे, तो लिखेंगे PH1 अपॉन PH2 इज इक्वल टू F1 अपॉन F2। तो अब हम लोग इस रिलेशनशिप पे वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोगों ने पहले कंडीशन पर ट्रांसफार्मर के हिस्टेरिसिस लॉस का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया है, 200 वाट। तो PH1 के जगह कितना लिखेंगे, 200, और PH2 को वैसा का वैसा ही रहने देंगे। और पहले कंडीशन पर हम लोगों ने सप्लाई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना लिया है, 100, और दूसरे कंडीशन पर हम लोगों ने सप्लाई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना लिया है, 110। और जब हम लोग इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग कैलकुलेटर की हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों को सेकेंड कंडीशन पर हिस्टेरिसिस लॉस का वैल्यू कितना मिलेगा, तो लिख पाएंगे PH2 इज इक्वल टू 220, और हिस्टेरिसिस लॉस का यूनिट क्या होगा, वॉट। तो अब हम लोग ट्रांसफार्मर के एडी करंट लॉस के इस रिलेशनशिप का, जो कि एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, जहां पर एफ क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और टी क्या है, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन। तो अब हम लोग यहां पर आगे सेकेंड केस पर एडी करंट लॉस के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे PE1 अपॉन PE2 इज इक्वल टू
F1 स्क्वायर T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई F2 स्क्वायर T2 स्क्वायर। तो अब हम लोग इस रिलेशनशिप पर ट्रांसफार्मर के पहले कंडीशन के लिए एडी करंट लॉस का वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है, 200 वॉट। तो PE1 के जगह कितना लिख पाएंगे, 200। और सेकंड केस पर हम लोगों को ट्रांसफार्मर के एडी करंट लॉस के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, तो PE2 को वैसा का वैसा ही रहने देंगे। और हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी F1 और थिकनेस ऑफ लेमिनेशन T1 को पहले कंडीशन के लिए कितना लेना होगा, 100। तो यहाँ पर हम लोग इस रिलेशनशिप पर लिख पाएंगे 100 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर। और सेकंड केस पर हम लोगों को सप्लाई फ्रीक्वेंसी और थिकनेस ऑफ लेमिनेशन को कितना लेना होगा, 110। तो लिख पाएंगे डिनोमिनेटर पर 110 का स्क्वायर इंटू 110 का स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग सेकंड कंडीशन के लिए कैलकुलेटर की हेल्प से एडी करंट लॉस के वैल्यू को हम लोग कितना कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PE2 जो कि ट्रांसफार्मर के सेकंड कंडीशन के लिए एडी करंट लॉस होगा। इसका वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 292.82 और इसका भी यूनिट क्या होगा, वॉट। अब हम लोग यहाँ पर आगे इन दोनों वैल्यू के हेल्प से ट्रांसफार्मर के सेकंड कंडीशन के लिए ट्रांसफार्मर के कोर लॉस या आयरन लॉस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख पाएंगे ट्रांसफार्मर आयरन लॉस PI इज इक्वल टू PH2 प्लस PE2। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखेंगे 220 प्लस 292.82। और जब हम लोग इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो सेकंड कंडीशन के लिए हम लोगों को ट्रांसफार्मर का कोर लॉस या आयरन लॉस का वैल्यू कितना मिलेगा, तो लिख पाएंगे 512.82 और इसका यूनिट क्या होगा, वॉट। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि कैसे ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस को एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस के वैल्यू का यूज करके ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस या कोर लॉस को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। और साथ ही साथ हम लोगों ने समझा कि हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस का फॉर्मूला किस प्रकार से होता है और वह कौन कौन से टर्म पे किस प्रकार से रिलेट होता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।